A lot of students ask me that after their graduation or after their CA, CFA, ACC, all these exams are over, where should they go? Whether it is private equity or investment banking or auditing or taxation. In this video, let me break down and compare all these roles which are going to be there by factors such as salary ranges, work-life balance, work culture, exit opportunities and many more. So the structure of this video will be very simple. हर एक फैक्टर को ब्रेक डाउन करेंगे एंड वो फैक्टर में हम लोग कंपेयर करेंगे कि PE वर्सेस IB वर्सेस ऑडिट वर्सेस टैक्स में क्या डिफरेंस होता है. So let's start this video and make sure to watch this video till the end and subscribe to my channel right now. So number one is the salary range, right? Private equity is going to be the most lucrative when it comes to having the salary ranges. The highest salary which is given in any profile is going to be the private equity one. The base package here is around rupees 50 to 55 lakhs per annum and the variable bonus can go up to 100%. So the package can be 1.1 to 1.3 crores as well depending on आप कौन से प्राइवेट इक्विटी में जाते हो. ये हो गया ग्लोबल पी फंड्स का. पी फंड्स में भी दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स, एक होते हैं डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी फंड्स. ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स मतलब क्या? ब्लैकस्टोन, बेन कैपिटल, कार्लाइल, वॉरबर्ग पिनकस, जहां पर ये लोग बाहर के फंड्स है जो इंडिया में भी इनके ऑपरेशंस है. डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी फंड्स मतलब क्या कि वो लोग डोमिसाइल्ड इन इंडिया है, उनके फाउंडर्स भी इंडियंस है एंड दे हैव नाउ स्टार्टेड देयर ओन पी फंड. फॉर एग्जांपल किडारा कैपिटल, समारा कैपिटल, ट्रू नॉर्थ, ये सारे डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं. ऑन एन एवरेज पी में सैलरी रेंजेस बहुत लुक्रेटिव होते हैं बिकॉज यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री है ये जहाँ पर बहुत मिनिमम हायरिंग्स होते हैं. आप अज्यूम कर लो कि 15 ग्लोबल फंड्स हो गए, 15 डोमेस्टिक फंड्स हो गए जहाँ पर लोगों को जाने की बहुत इच्छा होती है. हर एक फंड में ऑन एन एवरेज 12 से 15 लोग होते हैं. अगर आप 30 फंड्स भी मान लो और 15 लोग मान लो, 450 लोग होते हैं टोटल प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री में. अट्रिशन रेट अगर 20% का भी लगा लूँ ना, मैं 20% तो हायर साइड में बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर लैटरल हायरिंग भी होती है. फ्रेशर्स के लिए अगर मैं मान लूं कि एक वैकेंसी भी अगर हर साल होगी या तो दो वैकेंसी भी होगी पर फंड, तो आपको ऑन एन एवरेज 45 टू 60 वैकेंसीज होगी हर साल. तो एक साल में आपको बस 50 से 60 वैकेंसीज होती है प्राइवेट इक्विटी में अगर आपको बहुत लुक्रेटिव करियर चॉइस चाहिए तो. नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की. यहाँ पर सैलरी रेंजेस डिपेंड करता है बल्ज ब्रैकेट वर्सेस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक्स. बल्ज ब्रैकेट मतलब क्या कि गोल्डमैन सैक्स, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये सब बल्ज ब्रैकेट बैंक्स होते हैं जहाँ पर अगेन ये भी यूएस के बैंक्स होते हैं या तो इंडिया के बाहर के बैंक्स होते हैं और इंडिया में इनके ऑपरेशन होते हैं. इनकी टीम साइजेस बहुत बड़ी होती है, ऑफ कोर्स मच लार्जर देन प्राइवेट इक्विटी एंड इनके सैलरी रेंजेस भी ज्यादा होते हैं. एमबीए फ्रेशर्स को ये कंपनीज में 35 लाख पर एनम का जॉब मिल सकता है, 100% वेरिएबल बोनस. सीए फ्रेशर्स को मिलता है 20 से 25 लाख पर एनम का विद 100% वेरिएबल बोनस. डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करूं जैसे कोटक आईबी, एचडीएफसी आईबी, मोतीलाल ओसवाल, एवेंडस, एम्बिट कैपिटल, ये सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक्स में एवरेज पैकेज होगा 15 से 18 लाख का एंड इसमें वेरिएबल बोनस होगा 50 से 100% का. यहाँ पर भी ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स तो ज्यादा हायर करते हैं बिकॉज यहाँ पर डिमांड भी उतनी होती है एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी बहुत ज्यादा है. प्राइवेट इक्विटी में तो ठीक है 30 ही फंड्स है. इन्वेस्टमेंट बैंक्स आपको पता है एज पर ट्रैक्शन देयर आर 872 इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन इंडिया. दिस इंक्लूड डोमेस्टिक प्लस बूटिक प्लस बल्ज ब्रैकेट. बूटिक मतलब क्या कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में काम करती है, या तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, या तो आईपीओ व्हिच इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, या तो डेट सिंडिकेशन. तो उनका मतलब एक काम है, एक ही डिपार्टमेंट है एंड उस पर ही वो लोग फोकस करते हैं. बूटिक इन्वेस्टमेंट बैंक की साइज कैन बी एज स्मॉल एज 3 to 4 पीपल, कैन गो अप टू 8, 9 और 10 पीपल ऑल्सो, या तो 15-20 पीपल ऑल्सो. तो बूटिक इन्वेस्टमेंट बैंक भी बहुत ज्यादा बढ़ गए इंडिया में. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सैलरी बता दी. अभी ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, अभी ऑडिटिंग में भी अभी डिपेंड करेगा आप मिड साइज फर्म में जाते हो या बिग फोर में जाते हो. बिग फोर में जाते हो तो सीए फ्रेशर्स को, या तो आपको फ्रेशर अगर आप हो तो आपको मिलेगा पैकेज अराउंड रुपीज 10 to 12 lakhs पर एनम. अगर आपने बिग फोर में आर्टिकलशिप की है तो 12 लाख मिल सकता है. अगर आपने मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप किया ना बिग फोर में जा रहे हो तो 9 से 10 लाख का पैकेज मिल सकता है. अगर आप मिड साइज फर्म में ऑडिट के लिए जाते हो तो 4 से 5 लाख पर एनम की आपको जॉब मिलेगी अगर आप कोई भी ऐसे मुंबई जैसे शहर में छोटी सीए फर्म में काम करते हो ऑडिटिंग में. सेम फॉर टैक्सेशन. टैक्सेशन में अगर आप इंटरनेशनल टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, एमएनए टैक्स, अगर आप ये बिग फोर में जाते हो राइट, तो बिग फोर में आपको मिलेगा 10 से 12 लाख के आसपास. एंड आपको अगर मिड साइज फर्म में जाना है जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, या तो इंटरनेशनल टैक्स हो गया, या तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो गया, जीएसटी हो गया, तो आपको 7-8 लाख पर एनम मिल सकता है एज अ सीए फ्रेशर. एज अ बीकॉम ग्रेजुएट आपको 3 से 4 लाख पर एनम मिलेगा जहां पर आपका काम होगा डेटा एंट्री का एंड ऑल ऑफ दैट. सो ये सैलरी रेंजेस की बात हो गई. नंबर 2 इज वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस की अगर मैं बात करूं राइट, प्राइवेट इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज गोइंग टू बी वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू हैविंग वर्क लाइफ बैलेंस. वहां पर आपको डील फेज में 15-18 घंटे भी पर डे काम करना पड़ सकता है. दिस कैन गो फॉर 2 वीक्स, 3 वीक्स और 1 मंथ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन की डील कब खत्म हो रही है. तो वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है ना यहाँ पर बहुत कम मिलता है बिकॉज द थिंग इज दैट यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में लोग हायर करते हैं बट यहाँ पर जो लोगों की क्वालिटी होती है ना वो बहुत टॉप नॉच होती है. अगर आप कोई भी पीई फंड देखोगे, इन्वेस्टमेंट बैंक देखोगे, वहां पर बहुत कम लोग हायर करेंगे बट दीज पीपल आर सुपर स्मार्ट एंड वेरी हाई क्वालिटी पीपल हु आर बीइंग हायर्ड. तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत लोड आ जाता है अगर डील फेज चल रहा है तो. एंड ऑडिट एंड टैक्स में अगर मैं बात करूँ तो वर्क लाइफ बैलेंस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड इन द सेंस कि आपको मतलब 10 to 6 या तो 10 to 7 की नौकरी करने का मौका मिलेगा, सैटरडे संडे ऑफ भी मिलेगा. एंड देन डिपेंडिंग ऑन की ऑडिट की डेडलाइन आ रही है, इनकम टैक्स रिटर्न्स की डेडलाइन आ रही है, तो थोड़ा पीक सीजन होगा एंड वहां पर आपको थोड़ा स्लेच करना पड़ सकता है. बट ऑल इन ऑल वर्क लाइफ बैलेंस इन ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन इज मच बेटर देन पी वर्सेस एन आईबी. थर्डली प्रोफाइल्स की बात करते हैं कि इसमें काम क्या होता है. मेजरली प्राइवेट इक्विटी में काम क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. अगर आज बेन कैपिटल को इन्वेस्ट करना है कोई भी एक बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी में, लेट्स टॉक अबाउट लेंसकार्ट राइट. अगर आज बेन कैपिटल को लेंसकार्ट में इन्वेस्ट करना है तो बेन कैपिटल पूरी लेंसकार्ट की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पिछले 5 साल की पूरा स्टडी करेगा. डिपेंड करेगा कि ओके कंपनी कितने साल से एग्जिस्टेंस में, उसका मॉडल बनाएगा, बजटिंग
फोरकास्टिंग करेगा, अगले 5 साल अगले 10 साल के रेवेन्यू प्रोजेक्शंस करेगा, पूरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, एनपीवी आईआरआर एनालिसिस बनाएगा, एंड देन अल्टीमेटली बेन कैपिटल विल टेक अ डिसीजन कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है. फॉर एग्जांपल बेन कैपिटल हैज इन्वेस्टेड इन आईआईएफएल, राइट? तो बेन कैपिटल ने जब आईआईएफएल में इन्वेस्ट किया था तब दे वुड हैव स्टडीड इन एंड आउट ऑफ फाइनेंशियल्स ऑफ आईआईएफएल, मल्टीपल प्रमोटर मीटिंग्स, मल्टीपल आइटरेशंस ऑफ फाइनेंशियल मॉडल, मल्टीपल मीटिंग्स विद द वेंडर्स एंड कस्टमर्स ऑफ आईआईएफएल एटसेट्रा टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी कैसी है. पता है आपको प्राइवेट इक्विटी में एक साल में ऑन एन एवरेज 2 डील्स या 3 डील्स भी अगर हो गए ना तो बहुत बड़ी बात होती है. वेंचर कैपिटल फंड में वैसा नहीं होता है. वेंचर कैपिटल फंड में हर महीने एक डील हो गए तो भी बड़ी बात है, बट प्राइवेट इक्विटी में इतना टाइम जाता है बिकॉज क्वांटम ऑफ टिकट साइज इज वेरी हाई. प्राइवेट इक्विटी फंड्स ऑन एन एवरेज 30 करोड़ से स्टार्ट करके 200-300 करोड़ या इवन 1000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि फंड कितना बड़ा है. तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स को बहुत डिटेल में काम करना पड़ता है. एक डील पे 6-6 महीने 8-8 महीने भी लग जाते हैं. तो प्राइवेट इक्विटी में ये काम होता है जहां पर आपको पूरी कंपनी की स्टडी करनी होती है एज इफ यू आर रनिंग दैट कंपनी एंड मल्टीपल मीटिंग्स करनी होती है फाउंडर्स के साथ टू अंडरस्टैंड वेदर टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस मॉडल और नॉट. सेकंड, इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपका काम क्या होता है? अगर एक वेंचर कैपिटल फंड को इन्वेस्ट करना है एक स्टार्टअप में, एक स्टार्टअप को पैसा उठाना है, वो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगा. इन्वेस्टमेंट बैंक को बोलेगा कि मेरे को $10 मिलियन उठाना है, 80 करोड़ उठाना है, एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होगा कि वो स्टार्टअप को बोले कि मैं तेरे को 80 करोड़ दिलवा दूंगा इन्वेस्टर से बिकॉज मेरे पास सारे कनेक्ट्स है, बट 80 करोड़ की जगह मुझे 10% कमीशन चाहिए. तो 80 करोड़ अगर तेरे पास है तो 8 करोड़ का कमीशन मुझे चाहिए बिकॉज मैंने तेरे को 80 करोड़ दिलवाए इन्वेस्टर से. तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है. आज लेट्स से केगर जो मेरा स्टार्टअप है, अगर हमको $1 मिलियन उठाना है और मैं कोई इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाऊँ, लेट्स से आई गो टू एम्बिट कैपिटल एंड एम्बिट कैपिटल को मैं बोलता हूँ कि $1 मिलियन उठाना है मेरे को, तो एम्बिट कैपिटल विल गो टू लेट्स से अदर कंपनीज एंड अदर इन्वेस्टर्स एंड वो बोलेगा कि ओके केगर को $1 मिलियन रेस करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के हिसाब से लाइक इन्वेस्टर्स विल पुट इन मनी इन केगर इटसेल्फ. सो एम्बिट कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट बैंक, केगर इज द स्टार्टअप, एंड देन इन्वेस्टर्स जो वीसी फंड्स या एचएनआई क्लाइंट्स है वो एम्बिट कैपिटल के इन्वेस्टर्स है जो इनके कनेक्ट्स में. सो दैट इज द रोल इन इन्वेस्टमेंट बैंक. तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या करना है? इन्वेस्टर्स के साथ हमेशा टच में रहना है, स्टार्टअप स्काउट करने जिनको कैपिटल रेस करना है, कंपनीज के साथ टच में रहना है जिनको डेट उठाना है या तो जिनको आईपीओ लाना है, जिनको एफपीओ लाना है, तो ये सारी कंपनीज के साथ टच में रहना है हमेशा. सो दैट इज द रोल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंक. आपको भी फाइनेंशियल मॉडल बनाए, आपको भी प्रोजेक्शंस में हेल्प करना है, एंड यू हैव टू बी ऑन योर टोस्ट 24/7 जस्ट टू एंश्योर दैट डील आपके पास आ रही है एंड कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक के पास नहीं जा रही है. दैट इज द रोल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन. ऑडिटिंग में क्या होता है कि आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाउच करना है, वेरीफाई करना है. आपको ये बताना है कि ये ट्रू एंड फेयर है क्या, तो आपको वाउचिंग करना है, वेरिफिकेशन करना है, ड्यू डिलिजेंस करना है, आपको वहां पर सारे एंट्रीज चेक करने सब बराबर हुए क्या, आपको चेक करना है कि इंड एस या एएस जो भी एप्लीकेबल है उसके हिसाब से अकाउंटिंग हुई है क्या, टैक्स बराबर टाइम से पे हुआ है क्या. तो ये सब जो कंप्लायंस रिलेटेड चीजें वो ऑडिटिंग में चेक करनी होती है. एंड टैक्सेशन में तो आपको डिपेंड करेगा आप कौन से फील्ड में हो, बट अगर आप इंटरनेशनल टैक्स या ट्रांसफर प्राइसिंग में तो आपको एडवाइजरी में आपको मौका मिलेगा जहां पर आप आपके क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हो कि टैक्स कैसे बचाना है, कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में फॉर्म्स भरने, कंप्लायंसेस कैसे करने हैं, एंड एमएनए टैक्स में अगर कोई मर्जर हो रहा है कंपनीज का उनको एडवाइस करना है कि आपको कितना टैक्स पे करना है, कैसे टैक्स सेव कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट. तो टैक्सेशन में वो वर्क प्रोफाइल होगा. अगेन लुक्रेटिव की अगर मैं बात करूँ कि कौन सी वर्क प्रोफाइल इज द मोस्ट लुक्रेटिव, आई थिंक पी एंड आईबी वुड बी द मोस्ट लुक्रेटिव बिकॉज वहां पर आपको दिमाग बहुत लगाना है, वहां पर आपको फाउंडर्स के साथ बात करना है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं ये सब ट्रांजैक्शंस में. टैक्सेशन में क्या होगा कि आप आपके डिपार्टमेंट में ही रहोगे, आप आपके कंपनीज में रहोगे. ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि टैक्सेशन इज बोरिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि टैक्सेशन में आपको खुद के साथ और खुद के कंपनीज के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करना पड़ सकता है. सो दैट इज माय ओपिनियन ऑन पी वर्सेस ऑडिट वर्सेस आईबी वर्सेस टैक्सेशन. अगर मैं एग्जिट अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ, राइट, अगर आप प्राइवेट इक्विटी में जाते तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी क्या होगी? या तो आप एमबीए के लिए जा सकते हो, आप आईवी लीग जाओ, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन, कोलंबिया, एकदम ऐसे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, या तो आप खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, या तो आप बाद में आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम लेट्स से 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आप खुद का फंड भी लॉन्च कर सकते हो, विच इज व्हाट अ लॉट ऑफ फाउंडर्स आल्सो डू. तो आपके लिए ये एग्जिट अपॉर्चुनिटीज होगी. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बाद आपकी एग्जिट अपॉर्चुनिटीज क्या होगी? आप उसके बाद मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जॉब के लिए जा सकते हो, या तो आप प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंड में जॉब कर सकते हो, या तो आप एमबीए के लिए जा सकते हो इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या तो आप खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हो, खुद के बिजनेस चालू कर सकते हो, खुद का इन्वेस्टमेंट बैंक भी शुरू कर सकते हो. आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु वाज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड उसने उसकी खुद की छोटी इन्वेस्टमेंट बैंक चालू की है जहां पर वो 1 CR to 5 CR के ट्रांजैक्शंस करता है एंड उस पे 5 to 10% का कमीशन चार्ज करता है. अगेन दिस इज एट अ वेरी इनिशियल स्टेज बट दिस विल ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑडिट और टैक्सेशन में एग्जिट अपॉर्चुनिटीज क्या होगी? इसके बाद आप लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए जा सकते हो, या तो आप लेट्स से कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए जा सकते हो, एंड वहां से आप आईबी में जा सकते हो, या तो पी या वीसी में जा सकते हो, एंड वहां से आप एमबीए के लिए जा सकते हो, या तो खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, या तो खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो. तो टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग में ये एग्जिट अपॉर्चुनिटीज है. अगर आपको इंडियन एमबीए करना है, राइट, तो आपको ब्रांड्स बहुत हेल्प करेगी. अगर आप डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई में ऑडिट या टैक्स करते हो तो आपको बहुत हेल्प होगा. अगर आपको आईवी लीग जाना है, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन, कोलंबिया, येल, स्टैनफोर्ड इज नॉट एन आईवी लीग, अगर आपको वहां पर जाना है तो प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट लुक्रेटिव ऑप्शंस फॉर ऑल ऑफ यू, ट्रस्ट मी. बिकॉज इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग पी वीसी से जाते हैं हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन एंड वहां पर एमबीए करते हैं. अगर आप देखोगे हार्वर्ड का बैच साइज 800-900 का होता है, राइट, उसमें 15% प्राइवेट इक्विटी के लोग होते हैं, 15% बैच मैनेजमेंट कंसल्टिंग से होती है. सो मेजॉरिटी ऑफ द बैच इज फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग, एंड दैट्स व्हाई लाइक पी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग या वीसी बहुत प्रेफर्ड रोल्स होते हैं बिकॉज एनीवन हु वांट्स टू डू एन एमबीए उनको पता है दिस इज द बेस्ट वे टू गेट एग्जिट इनटू एन एमबीए स्कूल. सो दिस इज लाइक
all in all the exit opportunity which you can get in PE versus IB versus audit versus tax. I think I've covered almost everything about work profile, work-life balance. If you have any other questions, let me know in the comment section. I'll try to reply to as many comments as possible. And thank you so much for watching this video. If you do like this video, share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Let me know in the comment section which is the topic you would want me to make the next video on. The comment that will get the most number of likes, I'll try to create the video on that topic itself. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.